हटा तो उससे जुड़ी हुई बीमारियां होना तय है। तभी तो मीनाक्षी आज हम शरीर की इस कुंडली की पड़ताल करेंगे, वो भी स्वामी योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। वो हमें बताएंगे कि कैसे इन सब का बैलेंस बनाना जरूरी है। आसान भाषा में समझाएंगे कि वात, पित्त, कफ क्या होता है और इन्हें बैलेंस कैसे बना के रखना है। स्वामी जी शरीर की इन 3 एनर्जी ड्राइवर्स के बारे में हमें विस्तार से समझाएंगे। इनके इम्बैलेंसेस से जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में भी हमें अवगत कराएंगे। उन्हें योगाभ्यास से कैसे ठीक करना है ये भी सिखाएंगे। साथ ही आज स्वामी रामदेव हमारे दर्शकों के लिए जो भी उनकी बीमारियां हैं, उनसे जुड़े जो भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब देंगे, उनको सोल्यूशन बताएंगे। तो वीकेंड स्पेशल शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वामी जी आपका बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत प्रणाम आपको ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी को भी, और सारे देश के वात पित्त कफ रोगों को भगाने से लेकर के सब रोगों को मिटाने से लेकर के उनके भीतर दिव्यता से जगाने का काम आज हम करेंगे इंडिया टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। स्वामी जी, शरीर में अगर कोई बीमारी होती है तो हम फौरन दवाई खाते हैं, उससे ठीक कर लेते हैं, लेकिन ये बीमारी हुई कैसे, आगे ये दोबारा ना हो, इसका हम उपाय नहीं ढूंढते। वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में होने वाली तमाम बीमारियों की जड़ है। तो सबसे पहले स्वामी जी आप यही समझाएं कि ये वात, पित्त और कफ होता क्या है और ये कैसे पूरे शरीर में अपना रोल प्ले करता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसी को बोला जाता है कि प्रकृति की पहचान कैसे करें। तो 80 प्रकार के तो सबसे ज्यादा वात रोग होते हैं शरीर में, फिर उसके बाद पित्त और फिर कफ के बारे में बात करते हैं। तो शरीर के अंगों में खास करके हाथ की अंगुलियों में जब कहीं थोड़ा बहुत दर्द होने लगे, कोई भी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया और तमाम तरह के जो वात रोग हैं उनकी शुरुआत अंगुलियों से होती है, संधियों से, हाथ के या पैरों के। फिर इसके बाद पेट में भी गैस बनने लगती है, सारे शरीर में अकड़ होने लगती है, फिर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, फिर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, आर फैक्टर पॉजिटिव होता है, और फिर उसका नेगेटिव करने का कोई तरीका नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में। हम 100% आर फैक्टर को नेगेटिव करते हैं, ये अलग बात है। तो जोड़ों में दर्द होने लगे, अंगों में दर्द होने लगे, संधियों में पेन होने लगे, और कहीं सूजन आ जाए, यूरिक एसिड बढ़ जाए, आर फैक्टर बढ़ जाए, तो समझ लेना वात रोग हो गया है। अब ये कोष्ठगत वात भी होता है, नाड़ीगत वात भी होता है, स्नायुगत वात होता है, और इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। खैर, अब दूसरा होता है पित्त रोग। पित्त रोग की अभिव्यक्ति ज्यादातर तो एसिडिटी के रूप में होती है। आंखें जब लाल होने लगे, शरीर में बहुत पसीना आने लगे, बहुत गर्मी लगने लगे, मलमूत्र में जलन होने लगे और बीपी बढ़ने लगे, तो समझना पित्त रोग है। और कफ रोग में सबसे ज्यादा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। उसके बाद ये पॉलिप्स बढ़ने लगते हैं और ऐसे गले में खांसी सी रहने लगती है, और कफ बढ़ने से चर्बी भी बढ़ने लगती है। ये उसका विकार है। जो मेद वृद्धि है, ये कफ वृद्धि का ही विकार होता है। जो कफ प्रकृति वाले हैं थोड़े मोटे होते हैं, पित्त प्रकृति वाले थोड़े फुर्तीले होते हैं, और वात प्रकृति वाले थोड़े ढीले ढाले होते हैं। ऐसे वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार की प्रधान प्रकृति है। किसी की दो प्रकोपित हो जाते हैं, किसी को वात और पित्त, किसी को पित्त और कफ, किसी को वात पित्त कफ, त्रिदोष प्रकोपित होते हैं। और इसके लिए हमारे यहाँ पर मैं सूक्ष्म व्यायाम भी बता रहा हूँ। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, योगासन, ये करते करते ही मैं इनकी पहचान भी बता रहा हूँ। बिनापि औषधि व्याधि पथ्यादेव निवर्तते, न तो पथ्य विहन से भेषजानाम सतैरपि। तो हमको किस प्रकार से इन सब का समाधान करना है। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाएं, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाएं, फिर ऐसे गोल गोल घुमाएं। सूक्ष्म व्यायाम करने से सब प्रकार के वात रोगों का प्रशमन हो जाता है। फिर प्राणायाम त्रिदोष नाशक है, और अलग अलग आसन करने से भी पूरी प्रकृति का संतुलन होता है। वैसे तो इस सृष्टि में ये क्योंकि त्रिगुणात्मक है, तामसिक, राजसिक और सात्विक रूप से
सत्व रज और तम से निवृत्त है। और इसमें ये 3 दोष भी हैं। ये संतुलित रहे तो आदमी स्वस्थ रहता है और ये असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। खैर, तो मैं एक छोटी छोटी बातें 3 दोषों के बारे में और बता देता। जिनको कफ रोग है उनको किसी भी प्रकार की चिकनी चीजें नहीं खानी चाहिए। दूध में भी हल्दी डाल के लेना चाहिए। घी, दही, छाछ और ये खट्टी चीजें, चिकनी चीजें ये बंद करनी चाहिए। जिनको वात रोग है उनको खट्टा दही, खट्टी छाछ, नींबू भी उनको दर्द को बढ़ा देता है। इसी तरह से जिनको वात रोग है उनको सभी खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, जिनको कफ रोग है उनको सभी चिकनी चीजें, ठंडी चीजें, और जिनको पित्त रोग है उनको गर्म चीजें खाने के लिए मना किया जाता है। तीखी तली हुई चीजें, अचार आदि चीज ये मना किया जाता है पित्त प्रकृति वालों को। तो सामान्य रूप से जिनकी पित्त प्रकृति है वो जो बहुत ज्यादा गर्म चीज है, पानी भी गर्म पीते हैं तो एसिडिटी बन जाती है, हाइपर एसिडिटी, फिर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में तब्दील हो जाती है। तो जिनकी पित्त प्रकृति है उनको गर्म चीजें, जिनकी वात प्रकृति है उनको ठंडी चीजें, और जिनसे वायु बढ़ता है जैसे भिंडी है, परवल है, भिंडी है, आलू है, और मटर है, फूल गोभी है, नींबू है, खट्टी चीजें और ठंडी चीजें, ये स्वामी बात को बढ़ाती है। और कफ को जितनी भी श्लेष्मा वाली चीजें जिनमें चिकनाई होती है उनको ना खाएं। जी जी स्वामी जी, आपने हमें वात, पित्त, कफ के बारे में समझाया, इन बायोलॉजिकल एनर्जीज के बारे में समझाया कि क्या क्या वो कारण है, कि कौन कौन सी इनसे बीमारी हो सकती हैं और क्या इनके उपाय हैं, कौन कौन से योगाभ्यास हम कर सकते हैं, प्राणायाम हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो मैं सवाल का उत्तर आपसे जानना चाह रही हूँ वो ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें वात की प्रॉब्लम है, पित्त की या कफ की? एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ज्योत्सना जी कि वात, पित्त और कफ की प्रकृति का जैसे अलग अलग संधियों से पता लगता है। यदि संधियों में दर्द होना शुरू हो गया, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, हल्का भी कहीं सूजन आने लग गई, कहीं पर भी हमारे शरीर में अकड़न होने लगी, स्टिफनेस होने लग गई, तो पता लगता है कि वात बढ़ गया है। पित्त ऐसे ही मैंने कहा कि वो कोष्ठ से सबसे पहले पता लगता है एसिडिटी के रूप में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम से पता लगता है कि हमारे कफ का प्रकोप है। ये तो सामान्य रूप से वात, पित्त, कफ के प्रकोप की मैंने बात की। और इनकी विशेष अभिव्यक्ति के लिए हमारे यहाँ पर नाड़ी भी ऐसे देखी जाती है। तो नाड़ी जब देखते हैं तो पहली अंगुली में यदि बहुत ज्यादा तेज धड़कन हो तो वात, दूसरी में पित्त और तीसरी में कफ। वात, पित्त, कफ। तो वात, पित्त, कफ ऐसे पता लगता है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करने पर पता लगता है, ऐसे सामान्य रूप से नहीं पता लगेगा। तो नाड़ी चिकित्सा से भी पहले हमारे यहाँ पर इनको देखा जाता था। खैर, अगली बात और बताता हूँ जी। जो है सामान्य रूप से सबको पता ही है कि जब पेन्स होने लगे तो वात रोग बढ़ रहा है। पेन है, अकड़न है, स्टिफनेस है, और वात। पित्त, जब एसिडिटी होने लगे, शरीर में हॉट फ्लैशेस होने लगे, जब बीपी बढ़ने लगे, जब मन बेचैन होने लगे, शरीर में किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा पसीना आने लगे, हाथ पैर भीने भीने हो जाएं, तो ये सूक्ष्म एवं तो सबके लिए जरूरी है। तो पित्त बढ़ गया। और कफ में सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ये सामान्य रूप से इसका पता लग जाता है। ये अंदर तक फिर किस प्रकार से हमारे स्रोतों को बंद करते हैं, किस प्रकार से हमारे जब पूरी बॉडी का एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं, एक एक अंग जो है इससे दूषित हो जाता है, तो किस तरह से फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है, किस तरह से शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सारे रोग भी जो है वातज, पित्तज, कफज होते हैं। माने अब जैसे किसी को सिर में दर्द है, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। वातज सिर में दर्द होगा तो नस नाड़ियों में पेन होगा, तो वो अनुलोम विलोम से दूर होगा जी। मतलब वो बादाम रोगन पीने से, बादाम अखरोट पीने से
आप ठंडा दूध पीने दर्शकों से को दूर समझा होगा। रहे हैं कि वात पित्त कफ क्या है और कैसे ये होता है, और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम अपने शरीर के अंदर चलने वाली गतिविधियों को, सिस्टम को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बस हमें ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि एक एक बीमारी भी आगे फिर, अब जैसे सिर दर्द है तो वातज होगा तो नस नाड़ियों में कमजोरी आएगी और जो है अंदर वो कमजोर होगी तो सिर में दर्द होगा। पित्तज होगा तो किसी किसी को एसिडिटी बहुत होगी। अब एसिडिटी ज्यादा होगी, आपका खान पान में गड़बड़ हो गया, आपने दिन भर यात्रा की, खाया पिया समय से नहीं या कुछ गलत खा लिया, एसिडिटी होगी तो सिर में दर्द हो जाएगा। और कफ कोल्ड बढ़ गया, कफ का प्रकोप है तो यह सब भारी हो गया तो उससे भी दर्द हो जाएगा। अब तीनों के लिए अलग अलग, सिर दर्द का एक जैसा इलाज नहीं है। वातज सिर दर्द है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, लंबे लंबे श्वास लो, सिर दर्द दूर। पित्तज है तो वमन करो, आज हम बताएंगे, उल्टी कर लो, सिर दर्द ठीक। कफ है जाए तो नाक में षडबिंदु तेल या सरसों का तेल या सूत्रनेति कर लो, या रीठे का झोल बना करके रीठा और त्रिकुटा पानी में भिगो दो और उस पानी जो है नाक में डाल दो। तो एक ही सिर दर्द, वातज पित्तज कफज तीनों अलग अलग हैं और ये पता भी लग जाता है। जब एसिडिटी होती है तो उसका भी पता लग जाता है, जब कफ बढ़ता है तो उसका भी पता लग जाता है, और जब कफ एसिडिटी है फिर भी सिर दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपको वो वातज है। ऐसे ही वातज पित्तज कफज डायबिटीज भी होता है, वातज पित्तज कफज ब्लड प्रेशर भी होता है, वातज पित्तज कफज जो है वो स्किन प्रॉब्लम भी होती है। कफ बढ़ने से, पित्त बढ़ने से, वात बढ़ने से, वैसे तो सबसे ज्यादा पित्त बढ़ने से स्किन प्रॉब्लम होती है, लेकिन कफ बढ़ने से भी स्किन प्रॉब्लम होती है, वात विकृति होने से भी कफ प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वात पित्त कफ का बैलेंस है तो आपको किसी भी प्रकार के बीपी, शुगर, थायराइड, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, अब कोरोना क्या है, ये कफ की वृद्धि वाला रोग है, कफ को बढ़ा देता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के पूरे डाइजेशन सिस्टम, पूरे हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। जी, सूक्ष्म व्यायाम के अलावा जी आपने ये हमेशा से कहा है कि हमारे शरीर की 99% बीमारियों का इजी सोल्यूशन है प्राणायाम। तो प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए और कौन सा प्राणायाम किस चीज पर असरकारक होता है, ये बताइए। अब मैं तीनों का इसको भी बताता हूँ और इसके साथ साथ बहुत कुछ बताएंगे। सबसे पहले भस्त्रिका। वैसे तो सभी प्राणायाम त्रिदोष नाशक हैं जी, क्योंकि प्राण में सारे दोषों का नियंत्रण होता है। यद्यपि वात दोषों को सबसे पहले ठीक करता है प्राणायाम, क्योंकि प्राण का मतलब ही वात है। आवात अवाही भेषज विवात अवाही अद्रपह तुम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतय्य। तो लंबे श्वास लें। अब देखो, कफ रोग भस्त्रिका प्राणायाम से, अब वात रोग अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम से, पित्त रोग भी अनुलोम विलोम प्राणायाम से, शीतली शीतकारी प्राणायाम से। लेकिन जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ी हुई है उनको कपालभाति धीरे धीरे करना चाहिए। जिनको बहुत पित्त बढ़ा हुआ है उनको भस्त्रिका भी ऐसे जोर जोर से भस्त्रिका, यूं जोर जोर से कपालभाति नहीं करना चाहिए। पित्त दोष बहुत अधिक, एसिडिटी बहुत अधिक बढ़ी हुई है तो उनको कपालभाति धीरे धीरे करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग रोगों में अलग अलग प्राणायाम। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं, इनकेरेबल आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आधा आधा एक एक घंटा हम कपालभाति अनुलोम विलोम करा देते हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लंग फाइब्रोसिस, माने अस्थमा ब्रोंकाइटिस से भी आगे लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, फेफड़े लोथड़े की तरह हो जाते हैं जी। तो उसमें भी कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करा देते हैं। स्वामी जी, ऐसे ही असाध्य वात रोग, असाध्य पित्त रोग, असाध्य कफ रोग वो प्राणायाम से दूर होते हैं। इसलिए प्राणायाम तो सबको करना ही करना है। कम से कम आधा से एक घंटा प्राणायाम शुरुआत करें। कम से कम 2 से 3 मिनट भस्त्रिका, 5 से 10 मिनट कपालभाति, 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम,
फिर भ्रामरी उद्गीत और पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ तो शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, इस तरह से ये और कफ बहुत बढ़ा हुआ है तो सूर्य भेदी, नाड़ियों में वात दोष बहुत प्रकपित हो गया तो नाड़ी शुद्धि, और कफ बहुत बढ़ा हुआ है तो ये उज्जाई प्राणायाम भी साथ में ऐसे किया जाता है। जी स्वामी जी कुछ पूछ रहे थे आप मीनाक्षी जी। स्वामी जी आप लगातार प्राणायाम तो बता ही रहे हैं हमारे दर्शकों को, उनके सवाल आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उन्हें वात और कफ और पित्त की समस्या है जिस कारण उन्हें पूरे शरीर में खुजली होती है और ये पिछले 7 साल से है, तो क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है? अब उनको पता भी नहीं है कि उनको वात, पित्त या कफ किस कारण से हो रहा है। उनको लगता है त्रिदोष प्रकोपित हो गई इसलिए पूरे शरीर में खुजली होती है। जी मैंने कहा खुजली होने का सबसे बड़ा कारण जो है पित्त का बढ़ना होता है, इसलिए अपने पेट को एक तो ठीक रखें, रोज लौकी का जूस पिएं, एलोवेरा का जूस पिएं, एलोवेरा जेल लगाएं तो पित्त की प्रशांति करें। जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम होती है उनका एक तो लीवर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनके आमाशय में भी पित्त बहुत अधिक बढ़ जाता है, पित्ताशय में पित्त बढ़ जाता है। तो एलोवेरा जूस पिए, लौकी का जूस पिए, और खाने में तो कायाकल्प वटी और नीम वटी ले ले, और स्किन के ऊपर कायाकल्प तेल या सरसों के तेल में थूहर, कैक्टस, उसको कूट करके और उसका रस मिला ले। जैसे 200 ml कैक्टस का रस ले लिया तो 100 ml उसके अंदर सरसों का तेल या तिल का तेल या कायाकल्प तेल ले ले तो और अच्छा, उसको पका लिया और उसको लगा लिया, 100% उनका सोरासिस ठीक हो जाएगा। जिनको ये स्किन के रोग होते हैं उनको हरी सब्जियां और इसको नेचुरोपैथी में अंगूर, मैंने देखा कुछ को ये बहुत ज्यादा था सोराइसिस, उन्होंने खाली अंगूर का ही सेवन किया कुछ दिनों तक, केवल अंगूर का रस पिया, अंगूर ही खाया, अंगूर का ही रस पिया, उसको बहुत अच्छे से धो करके साफ करके पीने से, आजकल पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं उसमें, और हरी सब्जियां ही खाई, 1 महीने में सोराइसिस अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये सोराइसिस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इनक्योरेबल माना जाता है एलोपैथी में, उसको हम ठीक कर सकते हैं। जी प्राणायाम सबके लिए जरूरी है। प्राणायाम के अलावा स्वामी जी योगाभ्यास कौन कौन से हैं ये भी थोड़ा बताएं दर्शकों को। तो भस्त्रिका, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, जिनको के शरीर में जो है किसी भी प्रकार के धातु रोग हैं, और लेडीज को पित्त बढ़ने से वाइट डिस्चार्ज, पुरुषों को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं तो इसमें बाह्य प्राणायाम में बड़ा लाभ करता है। श्वास को बाहर छोड़ करके 3 बंद लगाते हैं। ये बाह्य प्राणायाम, ये जिनको भी धातु रोग, मेंस्ट्रुएशन के प्रॉब्लम है, मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, पुरुषों को स्वप्न दोष आदि और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, उस सब के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये उज्जाई, कफ आदि के लिए शीतली, शीतकारी आदि। तो खैर, अभी आपने योगासनों की बात की तो योगासन भी बताते हैं। अलग अलग रोगों में अलग अलग आसन भी बड़े लाभप्रद होते हैं। अब जैसे किसी का पेट में बहुत गड़बड़ी रहती और उसके कारण से तो ये मंडू के लिए जरूरी है। फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, यदि ये 2 तरह से आसन कर लिए जाएं तो सब प्रकार का लाभ हो जाता है। वैसे वात रोगों में सबसे अच्छा होता है एलोवेरा, गिलोय, हार श्रृंगार, पारिजात, निर्गुंडी उसको बोलते हैं। हमारे यहाँ पर उसके पेड़ भी है। यहाँ मैं जहाँ योगाभ्यास कर रहा हूँ तो बाईं तरफ यहीं पर हार श्रृंगार का बड़ा पेड़ है और उसके सामने निर्गुंडी भी है। तो हार श्रृंगार और निर्गुंडी और एलोवेरा, इसका जूस पी ले, ताजा जूस पी ले तो सबसे ज्यादा अच्छा है। बाकी तो आजकल
सबका एक्सट्रैक्ट भी निकालने लग गए हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। मंडूक आसन ऐसे 1 मिनट तक आगे झुक करके रुकना। पहले ही दिन से वात पित्त कफ त्रिदोष का संतुलन होगा, क्योंकि विविधा रोगा जायन्ते प्रायशः मल संचयात्। पेट अच्छा होगा तो सब कुछ, पेट सेट तो सब कुछ सेट होगा। अब अगली बात बता रहा हूं जरा। वात रोगों के लिए हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग घर में करने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर कर लो, सुबह शाम ले लो। लेकिन किसी किसी को फिर वात की दवाई ले लेते तो पित्त बढ़ जाता। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खाओ तो पित्त बढ़ जाएगा। तो हल्दी मेथी सौंठ इसको दरदरा कूट करके इसका पानी पिए तो फिर ये पित्त भी नहीं बढ़ेगा। और बहुत ही ज्यादा पित्त प्रकृति है तो एलोवेरा भी जरूर पिए तो उससे पित्त नहीं बढ़ेगा। लहसुन वात नाशकों में सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी किसी को लहसुन खाने से एकदम एसिडिटी बढ़ जाती है। वैसे तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन यदि मैं लहसुन खा लूं तो मुझे खुद ही बहुत भयंकर एसिडिटी हो जाती है। क्योंकि यद्यपि बचपन में मेरी वात प्रकृति थी, अब मेरी पित्त प्रकृति है, पित्त प्रधान प्रकृति है। तो ऐसे आगे झुकना, मंडूक आसन, शशक आसन। तो जिनको लहसुन लेने से गर्मी होती है, लहसुन भिगो के खाएं, नहीं तो लहसुन को तल ले घी के अंदर। पहले 2-3 कली से शुरू करें और बाद में 5-7 कली तक लहसुन की उसके 2-3 टुकड़े करके घी में तल करके खा लें, तड़का लगा करके खा लें, तो फिर वात रोग भी दूर हो जाते हैं। वात रोगों के लिए एक तो ये आगे झुकने वाला, फिर पीछे झुकने वाला, पीड़ांतक, अश्वशिला और चंद्रप्रभा, ये जबरदस्त काम करते हैं। अभी मैं वात पित्त कफ का आयुर्वेदिक उपचार भी बता रहा हूँ जी। आगे झुके तो मंडूक आसन, शशकासन, पीछे झुके तो ये इससे भी पूरा पेट और पीठ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये बैलेंस हो जाता है आगे पीछे झुकने मात्र से। तो ये डेली अभ्यास करें, आराम आराम से कर लिए जाते हैं। योगाभ्यास को एक अनुष्ठान की तरह करें। ठीक है, जवान बेटा बेटियों के लिए हम सूर्य नमस्कार बताते हैं, दंड बैठक भी बताते हैं, उनके लिए पसीने बहाने वाला भी अभ्यास बताते हैं। मोटापा वालों के लिए भी हम स्थित कोणासन, भुजंगासन, अवदलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन में कहता हूँ ये 50-50, 100-100 बार और एक अभ्यास को 5-5 बार करो तो 500-500 बार भी कर सकते हैं जी। तो ये आगे और पीछे झुकने से, पेट पीठ का बैलेंस होने से, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से वात पित्त कफ तीनों संतुलित होते हैं। ऐसे ही पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए तो योगा मुद्रासन, पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन या मत्स्यासन हो जाएगा। अभी वात रोगों के लिए मैं बता रहा था, ये पीड़ांतक, अश्वशिला और ये चंद्रप्रभा, ये इतने जबरदस्त हैं, किसी के कार्टिलेज भी घिस गए, अर्थराइटिस, रोमेटॉइडिस, अर्थराइटिस, किसी को जिसको आजकल बोलते हैं ना यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता है, आर इफेक्ट इतना बढ़ जाता है, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, 1 इंच भी आगे नहीं चला जाता है, ये हालत हो जाते हैं, आदमी बेड रिडन हो जाता है। स्वामी जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद देखिए कि कैसे करें शरीर की अंदरूनी शुद्धि, कोरोना की कैसे बंद होगी एंट्री।